उसे महलों का शहर कहा जाता था, साम्राज्य का गहना, भारत की बौद्धिक आत्मा। ये कवियों और क्रांतिकारियों का शहर था, जहाँ किस्मतें बनती थी और भविष्य जन्म लेते थे। सदियों तक कलकत्ता की कहानी शान और शौकत की कहानी थी। ये कोई आम शहर नहीं था, यह शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर था। व्यापार, कला और विचारों का एक ऐसा केंद्र जिसने पूरे उपमहाद्वीप के भविष्य को आकार दिया। ये बंगाल पुनर्जागरण का शहर था, टैगोर और विद्यासागर का शहर, एक ऐसी जगह जिसने भारत को सोचना, सपने देखना और अपनी आज़ादी के लिए लड़ना सिखाया। इसकी शानदार औपनिवेशिक वास्तुकला, इसका व्यस्त बंदरगाह, इसका जीवंत सांस्कृतिक जीवन, ये सब एक ऐसे शहर की तस्वीर पेश करता था जिस पर देवताओं की कृपा थी। लेकिन उस सुनहरी सतह के ठीक नीचे एक बिल्कुल अलग कहानी दबी हुई है। एक ऐसी कहानी जो इतिहास की भव्य किताबों में नहीं लिखी गई है, बल्कि शहर के खामोश कोनों में फुसफुसाई जाती है। ये खून, आंसू, त्रासदी में लिखी गई एक कहानी है। उन क्रूर दंगों से जिन्होंने इसके दिल को चीर कर रख दिया, उन राजनीतिक तूफानों तक जिन्होंने लाखों लोगों को निराशा में छोड़ दिया, से लेकर बढ़ते पानी तक जो हर साल इसकी सड़कों का गला घोंट देता है। ये वो कहानी नहीं है जो आपको सुनाई गई है, ये कहानी है कैसे सिटी ऑफ जॉय ने रोना सीखा। एक ऐसे शहर का अनकहा इतिहास जिसने चुपचाप अकल्पनीय दर्द सहा है और फिर भी किसी तरह उम्मीद की एक किरण के लिए लड़ना जारी रखा है। यह कोलकाता की अंदर की कहानी है, एक शहर की अंदर की कहानी। और अगर आप मानते हैं कि किसी शहर के जख्म भी उसकी पहचान का उतना ही हिस्सा होते हैं जितना कि उसके स्मारक, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम एक ऐसे शहर की आत्मा को उजागर करने वाले हैं जो पीढ़ियों से रो रहा है। पतन को सच में समझने के लिए आपको पहले इसके उदय को समझना होगा। और कलकत्ता का उदय किसी चमत्कार से कम नहीं था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए यह जगह सबसे बड़ा इनाम था, लेकिन यह इनाम नर्म कूटनीति से नहीं जीता गया था। ब्रिटिश कलकत्ता की नींव ही एक त्रासदी पर रखी गई थी, एक ऐसी भयावह घटना जिसे सदियों तक औपनिवेशिक विस्तार को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किया गया। कलकत्ता की काल कोठरी, ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता। जून 1756 में बंगाल के नवाब सिराज उद दौला कंपनी की बढ़ती सैन्य उपस्थिति से तंग आ चुके थे। उन्होंने उनके अड्डे फोर्ट विलियम पर हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद कई ब्रिटिश कैदियों को एक छोटी हवादार काल कोठरी में बंद कर दिया गया। एक जीवित बचे व्यक्ति जॉन जेफानिया हावेल के विवरण के अनुसार 146 लोगों को सिर्फ 18 गुना 14 फीट की जगह में ठूंस दिया गया था। एक उमस भरी गर्म रात में दम घुटने से उनकी मौत हो गई। सुबह तक केवल मुट्ठी भर लोग ही जीवित बचे। हालांकि आधुनिक इतिहासकार अभी भी सटीक संख्याओं पर बहस करते हैं। कुछ का मानना है कि लगभग 64 कैदी थे, जिनमें से 43 की मौत हो गई थी। लेकिन ये कहानी खुद ब्रिटिशों के लिए एक शक्तिशाली नारा बन गई। यह बदला लेने का एक आदर्श बहाना था। लेफ्टिनेंट कर्नल रॉबर्ट क्लाइव को मद्रास भेजा गया। एक साल बाद 1757 में प्लासी के युद्ध में उसने सिर्फ नवाब को नहीं हराया, उसने पुरानी व्यवस्था को चकनाचूर कर दिया। उस एक जीत ने बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को मजबूत कर दिया और कलकत्ता इसकी शानदार राजधानी बन गया। इमेंस वेल्थ का एक नया युग शुरू हुआ, लेकिन ये वो धन था जिसे निकाला गया था, साझा नहीं किया गया था। यह शहर एक सोने का पिंजरा बन गया, ब्रिटिश शक्ति और भारतीय बुद्धि का एक शानदार केंद्र, लेकिन एक जो विजय और अधीनता की नींव पर बनाया गया था। अगली 2 शताब्दियों तक कलकत्ता का दबदबा रहा। यह भारत का वित्तीय और औद्योगिक केंद्र था। इसका बंदरगाह दुनिया का प्रवेश द्वार था। लेकिन यह सारी समृद्धि सिर्फ एक नाजुक दिखावा थी। यह पूरी तरह से एक औपनिवेशिक ढांचे पर निर्भर थी, जो एक एकीकृत बंगाल के विशाल संसाधनों का शोषण करती थी। शहर चमक रहा था, लेकिन ग्रामीण इलाकों ने इसकी कीमत चुकाई। और जब इसके कवि एक सुनहरे बंगाल के बारे में लिख रहे थे, तभी इसके अपने इतिहास में उन त्रासदियों के बीज बोए जा रहे थे जो जल्द ही विनाशकारी ताकत के साथ फूटने वाले थे। शहर के पहले आंसू अभी बहने बाकी थे, लेकिन तूफान इकट्ठा हो रहा था। और 1864 में प्रकृति ने खुद आने वाले दर्द का एक क्रूर पुरावलोकन दिया। एक भयानक चक्रवात 40 फुट की विशाल तूफानी लहर के इस क्षेत्र से टकराया, जिसमें अनुमानित 60,000 लोगों की जान चली गई और हजारों घर तबाह हो गए। यह एक भयावह घटना थी, एक कड़वी याद की तरह इस शहर में,
समृद्धि और दर्द हमेशा एक दूसरे के पड़ोसी रहने वाले थे। अगर 1864 का चक्रवात प्रकृति द्वारा बहाया गया आंसू था, तो अगस्त 1946 वो क्षण था जब शहर ने अपनी ही आत्मा को चीर डाला। ये ग्रेट कलकत्ता किलिंग थी, एक 4 दिवसीय सांप्रदायिक नरक में उतरना जिसने शहर के इतिहास को हमेशा के लिए दागदार कर दिया। ये एक टूटने के कगार पर खड़े शहर की पहली गहरी दर्द भरी चीख थी। 1946 तक हवा में उम्मीद और खौफ दोनों घुले हुए थे। अंग्रेज आखिरकार जा रहे थे, लेकिन एक संयुक्त या विभाजित भारत का सवाल हर चीज पर हावी था। मुस्लिम लीग, जिसका नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे, राजनीतिक वार्ताओं से निराश होकर एक भयावह आह्वान किया। 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे, पाकिस्तान के निर्माण की मांग करने का दिन। लड़के लेंगे पाकिस्तान का नारा इसके समर्थकों के बीच गूंज रहा था और बंगाल अपनी मुस्लिम लीग सरकार के साथ इस मंच के लिए चुना गया था। इसके बाद जो हुआ वो कोई राजनीतिक विरोध नहीं था, ये एक सुनियोजित संगठित नरसंहार था जो एक पूर्ण सांप्रदायिक युद्ध में बदल गया। 16 अगस्त की सुबह से ही हिंसा शुरू हो गई। सशस्त्र समूह उभरे जिन्होंने हिंदू दुकानों और घरों को निशाना बनाया। एक चश्मदीद ने राजा बाजार इलाके से आ रहे एक विशाल जुलूस को याद किया जो अपर सर्कुलर रोड पर लूटपाट और हत्या कर रहा था। द स्टेट्समैन, एक प्रमुख अखबार, ने बाद में अपने संपादकीय का शीर्षक दिया द ग्रेट कलकत्ता किलिंग। लेकिन ये एक तरफा मामला नहीं था। जैसे ही शुरुआती हमलों ने हिंदू आबादी को स्तब्ध कर दिया, एक उग्र और उतनी ही क्रूर जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई। शहर बट गया, पड़ोसी पड़ोसियों के दुश्मन बन गए, सड़कें युद्ध के मैदान बन गई। चश्मदीदों के बयान अकल्पनीय बर्बरता की बात करते हैं। साल है 1943, जब दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध में उलझी हुई है। बंगाल एक अलग दुश्मन से लड़ रहा है, चावल के एक दाने के लिए लड़ाई। ये बंगाल का महाअकाल था, एक ऐसी तबाही जिसमें अनुमानित 3 मिलियन लोग मारे गए। बंगाली कैलेंडर में इसे पंचाशेर मनवंतर कहा जाता है, यानी 50 का अकाल। एक ऐसा नाम जो आज भी इसे याद करने वालों की रूह कपा देता है। क्या ये एक प्राकृतिक आपदा थी, एक साधारण फसल की विफलता? सच्चाई इससे कहीं ज्यादा भयावह है। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन, जिन्होंने एक बच्चे के रूप में अकाल देखा था, ने प्रसिद्ध रूप से तर्क दिया कि ये भोजन की कमी के कारण अकाल नहीं था, बल्कि अधिकार की विफलता थी। भोजन तो था, लेकिन लोग उस तक पहुंच नहीं पा रहे थे। ये सिलसिला 1942 में शुरू हुआ। पड़ोसी बर्मा पर जापानी आक्रमण ने चावल के आयात की एक महत्वपूर्ण आपूर्ति लाइन काट दी। फिर एक विनाशकारी चक्रवात ने तट के किनारे चावल की फसलों को नष्ट कर दिया। लेकिन ये केवल चिंगारियां थी, असली तबाही मानव निर्मित थी। जापानी आक्रमण के डर से बंगाल में ब्रिटिश प्रशासन ने क्रूर डिनायल पॉलिसी लागू की। उन्होंने हजारों नावें जब्त कर ली जो परिवहन और मछली पकड़ने की जीवन रेखा थी, और किसानों से चावल जब्त कर लिया ताकि ये दुश्मन के हाथों में ना पड़ जाए। सरकार द्वारा इस घबराहट में की गई खरीदारी, साथ ही साथ युद्धकालीन मुद्रास्फीति और काला बाजारियों द्वारा बड़े पैमाने पर जमाखोरी के कारण चावल की कीमत आसमान छू गई। अचानक भूमिहीन मजदूरों, मछुआरों और कारीगरों की मजदूरी बेकार हो गई। चावल की एक बोरी जो कभी सस्ती थी, अब एक बड़ी कीमत पर मिलती थी। उनके पास फसल उगाने के लिए कोई ज़मीन नहीं थी और इसे खरीदने के लिए कोई पैसा नहीं था। उनकी भूखमरी भगवान का काम नहीं थी, यह नीति का एक कार्य था। शहर, विशेष रूप से कलकत्ता, एक आखिरी हताश आशा बन गए। लाखों भूखे ग्रामीण महानगर की ओर एक दुखद यात्रा पर निकल पड़े, ये मानते हुए कि उन्हें भोजन मिलेगा। उन्हें नहीं मिला। इसके बजाय वे इसकी सड़कों पर मर गए। उनके कंकाल जैसे शरीर एक आम भयानक दृश्य बन गए। जो शहर कभी राष्ट्र का स्वर्ग था, वो एक कब्रिस्तान में बदल गया। अकाल ने सिर्फ लोगों को नहीं मारा, इसने बंगाल की आत्मा को चकनाचूर कर दिया। इसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया और बेहद गरीबों का एक नया वर्ग बना दिया। अंग्रेजों के खिलाफ एक गहरा उबलता हुआ गुस्सा घर कर गया। अकाल ने सबसे क्रूर तरीके से यह साबित कर दिया कि युद्ध और साम्राज्य के भव्य गणित में उनका जीवन व्यर्थ था। ये एक ऐसा घाव था जो कभी पूरी तरह से नहीं भरने वाला था। लेकिन जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, कलकत्ता की सड़कों पर एक नई आग भड़कने वाली थी। एक ऐसी आग जो अधिक तत्कालिक, अधिक हिंसक और कहीं अधिक व्यक्तिगत थी। अगर अकाल भूख से मौत थी तो डायरेक्ट एक्शन डे आग से मौत थी। अगर अकाल ने लोगों को खामोश पीड़ा में मरते देखा तो दंगों ने उन्हें एक भयानक दहाड़ के साथ एक दूसरे को मारते देखा। तारीख थी 16 अगस्त 1946। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एक अलग मुस्लिम मातृभूमि के लिए धीमी बातचीत से थक चुकी थी। उन्होंने घोषणा की कि केवल दो रास्ते हैं, या तो एक विभाजित भारत या नष्ट हुआ भारत। इस मुद्दे पर दबाव डालने के लिए लीग ने पाकिस्तान के निर्माण के लिए मुस्लिम संकल्प दिखाने के लिए डायरेक्ट एक्शन डे, एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। भारत के अधिकांश हिस्सों में यह दिन विरोध प्रदर्शन के साथ बीता, लेकिन हिंसा कम हुई। लेकिन कलकत्ता में यह कुछ और ही बन गया। ये खून खराबे में बदल गया। यह शहर एक बारूद का ढेर था, जिसमें हिंदू बहुमत और एक बड़ी मुस्लिम अल्पसंख्यक आबादी थी। बंगाल की मुस्लिम लीग के नेतृत्व वाली सरकार ने 16 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि सड़कों पर भारी भीड़ होगी। एक विशाल रैली बुलाई गई, भाषण दिए गए और भावनाओं को भड़काया गया। इसके बाद जो हुआ वो आतंक का धुंधला मंजर था। नरक टूट पड़ा। यह हड़ताल भारतीय इतिहास के सबसे क्रूर सांप्रदायिक दंगों में से एक में बदल गई, जिसे ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स के नाम से जाना जाता है। 72 घंटों तक शहर एक मध्ययुगीन दुस्वप्न में डूब गया। पड़ोसी ने पड़ोसी का खून किया। तलवारों, लोहे की छड़ों और फायर बॉम्ब से लैस भीड़ सड़कों पर घूमती रही, अकल्पनीय क्रूरता से लोगों का नरसंहार करती रही। हिंदू बहुल क्षेत्रों पर हमला किया गया, जिसके बाद हिंदुओं ने मुसलमानों के खिलाफ शातिर जवाबी कार्रवाई की। शहर को सांप्रदायिक क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया, जहां गलत गली पार करने का मतलब तत्काल मौत थी। पुलिस या तो नरसंहार को रोकने में असमर्थ थी या अनिच्छुक थी। जब तक सेना को बुलाया गया तब तक शहर खून में डूबा हुआ था। आधिकारिक अनुमान अलग अलग है, लेकिन माना जाता है कि 4000 से लेकर 10,000 लोग मारे गए थे और 1 लाख से अधिक बेघर हो गए थे। इस हिंसा को द वीक ऑफ द लॉन्ग नाइफ्स के नाम से जाना जाने लगा। जब आग आखिरकार बुझी तो नुकसान सिर्फ जली हुई इमारतों और चौंकाने वाली मौतों की संख्या से कहीं ज्यादा थी। ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स ने एक संयुक्त भारत की किसी भी बची खुची उम्मीद को नष्ट कर दिया। ऐसा लगा कि इसने सभी पक्षों के नेताओं को यह साबित कर दिया कि हिंदू और मुसलमान अब शांति से एक साथ नहीं रह सकते। इस हिंसा ने देश भर में दंगों की श्रृंखला शुरू कर दी, जिससे भारत की किस्मत पर मुहर लग गई। 1946 में कलकत्ता की सड़कों पर जो खून बहा, उसने बंगाल के दिल से एक रेखा खींच दी। एक ऐसी रेखा जिसे जल्द ही नक्शे पर उकेरा जाना था। एक रेखा जिसे विभाजन कहा गया। दंगे विभाजन के लिए अंतिम खूनी तर्क थे। 1 साल बाद 1947 में ये हो गया। एक ब्रिटिश वकील सर सिरिल रेडक्लिफ ने एक नक्शे पर एक रेखा खींची, जिसने बंगाल के 2 भागों में विभाजित कर दिया। पश्चिमी भाग में भारत रहा और पूर्वी भाग में अपनी मुस्लिम बहुमत के साथ पूर्वी पाकिस्तान बन गया। राजनेताओं के लिए एक समाधान था, लाखों लोगों के लिए एक नई, कभी न खत्म होने वाली त्रासदी थी। पंजाब के विपरीत बंगाल का विभाजन एक धीमा, रिश्ता हुआ घाव था। इसने मानव इतिहास के सबसे बड़े और सबसे लंबे विस्थापनों में से एक को जन्म दिया। लाखों बंगाली हिंदू, जो अब एक नए इस्लामी राज्य में अल्पसंख्यक थे, ने भारत के पश्चिम की ओर एक हताश यात्रा शुरू की। उनका गंतव्य, वो शहर जो कभी पूरे बंगाल की राजधानी था, कलकत्ता। शहर इस मानव सुनामी के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था। वे लहरों में आए ट्रेनों के अंदर और ऊपर खचाखच भरे हुए सियालदाह स्टेशन पर कराहते हुए पहुंचती थी। स्टेशन पृथ्वी पर एक नरक बन गया। इसके प्लेटफॉर्म उन परिवारों से भरे हुए थे जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था। वे अपने तन पर कपड़ों और दिलों में सदमे के अलावा कुछ भी लेकर नहीं आए थे। पहली लहरें शिक्षित मध्यम वर्ग की थी, जिनके संपर्क थे और वे रहने के लिए जगह खोजने में कामयाब रहे। लेकिन उनके पीछे लाखों ग्रामीण गरीब थे, जिनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। कलकत्ता, जो पहले से ही अकाल और दंगों से पंगु हो चुका था, अब फटने लगा था। हर खाली जगह पर कब्जा कर लिया गया था। फुटपाथ, पार्क और शहर के किनारों पर विशाल, सांपों से भरी दलदली भूमि बेघरों का घर बन गई। 3 वर्षों के भीतर लगभग 150 ऐसी अवैध बस्तियां बन गई। ये बस्तियां हताशा में किए गए सृजन के कार्य थे। एक कॉलोनी नेताजी नगर में एक पट्टिका सब कुछ कहती है। एक घर बनाने के लिए मजबूर होकर आप आज के शहर के निर्माता बन गए। सरकार, जो अभिभूत और अक्सर सहानुभूतिहीन थी, ने बहुत कम मदद की। 1951 तक शरणार्थी कलकत्ता की आबादी का लगभग 1/3 हिस्सा बन चुके थे। इस डेमोग्राफिक विस्फोट ने आवास, स्वच्छता और पानी, नौकरियों पर एक असहनीय दबाव डाला। शहर की अर्थव्यवस्था का सिर कलम कर दिया गया था। पश्चिम बंगाल की जूट मिलें अब 80% कच्चे जूटों के खेतों से कट गई थी, जो पूर्वी पाकिस्तान में थे। बंदरगाह ने अपने विशाल बाजारों को खो दिया। शहर का आर्थिक दिल ठीक उसी समय बिखर गया जब हताश लोगों की एक लहर
ऐसे काम की तलाश में आई जो मौजूद ही नहीं था। शरणार्थी शहर की कहानी में एक केंद्रीय व्यक्ति बन गया, दया और भय दोनों का प्रतीक। अस्तित्व के लिए उनका संघर्ष और अपने घरों को खो देने का उनका गुस्सा दशकों तक कलकत्ता की राजनीति को परिभाषित करेगा। यह शहर अब एक टूटा हुआ घर था जो एक खोए हुए स्वर्ग के भूतों और उन लाखों लोगों के उबलते गुस्से से भरा था जिन्हें भटकने के लिए छोड़ दिया गया था, और वो गुस्सा अपनी आवाज खोजने वाला था। विभाजन के बाद के दशक मरहम लगाने के लिए नहीं थे, वे विद्रोह के लिए थे। अकाल और विभाजन द्वारा बोए गए गरीबी, विस्थापना और गुस्से के बीज राजनीतिक उथल पुथल के जंगल में विकसित हुए। कलकत्ता विरोध, हड़ताल और भावुक नुक्कड़ राजनीति का पर्याय बन गया। शरणार्थी संकट ने इस आग को हवा दी। 1950 और 60 के दशक बड़े पैमाने पर उथल पुथल से हिले हुए थे। 1959 का खाद्य आंदोलन एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अकाल जैसी स्थितियां का सामना करते हुए लाखों लोगों ने कलकत्ता पर मार्च किया। विरोध हिंसक हो गया और 31 अगस्त 1959 को पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए। इस दिन को आज भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। विरोध का ये युग 1960 के दशक के अंत में नक्सलवादी आंदोलन के उदय के साथ अपने चरम पर पहुंच गया। ये एक किसान विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन माओ त्से-तुंग से प्रेरित सशस्त्र क्रांति की इसकी विचारधारा जल्द ही कलकत्ता के बेचैन दिल में फैल गई। चारू मजूमदार जैसे करिश्माई नेताओं ने राज्य को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। कलकत्ता एक युद्ध का मैदान बन गया। शहर के सबसे अच्छे कॉलेजों के आदर्शवादी छात्रों ने आंदोलन में शामिल होने के लिए अपनी कक्षाएं छोड़ दी। उन्होंने उन चीज़ों को निशाना बनाया जिन्हें वे राज्य के प्रतीक के रूप में देखते थे। मूर्तियों पर हमला किया गया, परीक्षाओं को रोका गया और पुलिसकर्मियों को मार दिया गया। राज्य की प्रतिक्रिया क्रूर थी। आतंक का एक राज्य फैल गया जिसमें हजारों युवा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, प्रताड़ित किया गया या फर्जी मुठभेड़ों में मार दिया गया। लगभग एक दशक तक कलकत्ता एक ऐसी क्रांति से जलता रहा जो अंततः विफल हो गई और अपने पीछे हिंसा, भय और एक खोई हुई पीढ़ी की विरासत छोड़ गई। इस हिंसक अतीत का भूत अब भी मंडराता है, लेकिन आज कोलकाता एक अधिक अथक दुश्मन से ग्रस्त है। एक ऐसा दुश्मन जो बंदूक नहीं रखता लेकिन चुपचाप जमीन से उठता है। दशकों से कोलकाता पानी के साथ युद्ध में एक शहर रहा है। हाल के वर्षों में यह लड़ाई एक पूर्ण संकट बन गई। सितंबर 2025 में शहर अपने इतिहास के सबसे भारी बारिश से एक से पंगु हो गया था। सिर्फ 24 घंटों में शहर में 250 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई। कुछ क्षेत्रों में कुछ ही घंटों में 333 मिलीमीटर से अधिक बारिश देखी गई। दृश्य प्रलयकारी थे। सड़कें नदियों में बदल गई। पौष बॉलिंगंज से लेकर बेहाल के उपनगरों तक पूरे मोहल्ले जलमग्न हो गए। बेसमेंट में पानी भर गया, जिससे कारें फंस गई और बिजली कट गई। लेकिन हमेशा की तरह सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों को हुआ। लगभग 1/3 आबादी झुग्गियों में रहती है और उन्होंने अपने घरों और अपनी हर चीज को बहते हुए देखा। डूबे हुए तारों से करंट लगने से कई लोगों की जान चली गई। कारण शहरी उपेक्षा का एक जाना पहचाना मिश्रण है। एक प्राचीन जल निकासी प्रणाली, अनियोजित निर्माण, अवरुद्ध नहरें और जलवायु परिवर्तन का हमेशा बना रहने वाला खतरा। हर साल एक दूसरे पर दोषारोपण का खेल शुरू होता है। बाढ़ शहर की गहरी समस्याओं की एक तरल याद दिलाती है। उपेक्षा की विरासत, एक ऐसी आबादी का दबाव जिसके लिए इसे कभी नहीं बनाया गया था, और इसके सबसे कमजोर लोगों का मुख, निरंतर संघर्ष। कोलकाता की कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं है, ये उसकी दीवारों पर पानी के निशानों में और इसके लोगों के दैनिक संघर्षों में लिखी गई है। ये दर्द की कहानी है, लेकिन अविश्वसनीय लचीलेपन की भी है। यदि आप आधुनिक भारत के सामने आने वाली चुनौतियों को समझना चाहते हैं, शहरी क्षय और जलवायु परिवर्तन से लेकर अतीत के भूतों तक, तो आपको कोलकाता को समझना होगा। अगर एक शहर के आंसुओं और उम्मीद के लिए उसकी कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई की एक कहानी आपके दिल को छूती है, तो कृपया इस वीडियो को साझा करें। जितने अधिक लोग इस कहानी को जानेंगे, उतना ही हम मानव आत्मा की ताकत की सराहना कर पाएंगे। और लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारे इतिहास के दिल से और अनकही कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़ सकें। धन्यवाद।